अलग से कर ली, ठीक है। और मैं तो दोनों क्लासों के बाद ही वो जा सकूंगा यहाँ से बाहर, लेकिन ये है कि कम से कम क्लास के बच्चे तो एक अलग जमात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कल कुछ पढ़ा? घर जाके याद है? हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ना होता था। हर दिन का टारगेट क्या था? यहाँ तो अपना व्यू रिवर्स कर दिया। ठीक है, फुल स्क्रीन आ गया। तो कल हम लोगों ने सारा चैप्टर तेजी से खत्म किया था, सिर्फ एक टॉपिक देख नहीं सके थे, स्क्रीन भी नहीं देख सके थे, लेकिन आप बचपन से इतनी दफा पढ़ चुके हैं वो टॉपिक। कौन सा भला? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 1 को तेजी से लेके चले थे। चैप्टर 1 में हमारे लिए नई बात सिर्फ एससीसीपी की कोड को रेफर करने वाली पावर थी, फिर रजिस्ट्रार की आपके डॉक्यूमेंट जब्त करने की पावर और आपके पास आके इन्वेस्टिगेशन करने की पावर थी, और कोड का एक पूरा प्रोसेस था जो कैफ लेवल पे हमने नहीं देखा था। अदरवाइज कल हमने तकरीबन वही बातें की हैं जो हमने कैफ लेवल पे की हुई थी। मेरा सवाल ये है कि आपका कोई सवाल है क्या? आपको कंपनियों की तीनों टाइप समझ आती हैं? दोनों तरह की, जो प्राइवेट पब्लिक वो समझ आता है, लिस्टेड अनलिस्टेड समझ आता है। कल हमने एक जो नए सेक्शंस देखे, कंपनी का नाम क्या होता है, ये कंपनी लॉ का नाम क्या है, वो जो हिस्ट्री डिस्कस की थी वो सारी क्लियर है। तो इसका मतलब है कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे के अलावा बाकी बातें हमने डिस्कस की थी वो क्लियर है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं और फिर हम अपने आज के टारगेट की तरफ आते हैं। कल चूंकि हम एक ओवरऑल बेस बना रहे थे तो हमें टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया था। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती थी? ये कोई इदारा नॉट फॉर प्रॉफिट काम करना चाहता था, लेकिन वो कंपनी लॉ के फायदे भी लेना चाहता था। कंपनी लॉ है ही इतना जालिम कानून, बड़े कम लॉ है पाकिस्तान के जो बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं। इसके साथ जितना भी जुल्म हुआ उसके बाद भी आज भी ये बहुत ही मजबूत लॉ है। बड़े कम सेटअप्स के इतने अच्छे लॉ हैं जो एक एक चीज को डिफाइन करते हैं कि आप मीटिंग कैसे करेंगे, आप नोटिस कैसे भेजेंगे, लोग इकट्ठे कैसे होंगे, एजेंडा कैसे होगा, नोटिस में किस तरह की बातें लिखनी है, डायरेक्टर्स की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, वो कितनी दफा मुलाकात किया करेंगे। बहुत थॉरो लॉ है। तो इतना थॉरो लॉ का एक फायदा ये होता है कि लोगों को एक पूरा बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो अगर एक ग्रुप ऑफ पर्संस कुछ काम कर रहे हैं और अगर वो कंपनी लॉ को अडॉप्ट कर लें तो उनको बने बनाए स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, गवर्नेंस का एक पैटर्न मिल जाता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको फॉलो करें तो बड़ा अच्छा होगा। और देन लिमिटेड लायबिलिटी जो बहुत बड़ी जन्नत है। आप नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बना रहे हैं और लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है। आपका कसूर नहीं है, इदारे से कुछ गलती हुई और उसकी वजह से आपके ऊपर लाखों की पेनल्टी पड़ गई या लायबिलिटी पड़ गई। आप समाज सेवा करने चले थे, पता लगा जेब से घर के पैसों से 15-15 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चाहिए, गवर्नेंस का पैटर्न चाहिए, तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाते हुए चाहेंगे कि आप एससीसीपी के पास आ जाएं, आप कंपनी बना लें। जब आप कहते हैं कि जी मुझे आपसे चंदा चाहिए, आप कहते हैं आप कौन? तो आप कहते हैं जी मैं इशफाक फाउंडेशन वाला हूं जो कि भूखों को खाना खिलाता है। तो इशफाक फाउंडेशन शायद को बहुत ज़्यादा ना लोगों को हो कि यार ये इशफाक फाउंडेशन क्या होती है, ये जमील ट्रस्ट किसे कहते हैं। लेकिन जब आप एक बाकायदा एक कंपनी का नाम बोलेंगे, कॉर्पोरेट नाम बोलेंगे, तो लोग थोड़ा सा भरोसा ज़्यादा करेंगे। जब आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, जब उसके नाम पे बैंक अकाउंट होगा, आप कहेंगे जी हम एक इदारा कॉल फॉर राइज, हम लोगों को जो है वो एलिवेट करते हैं, लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, तो हमें चंदा दें। वो कहेंगे चंदा किसके नाम पे देना? आप कहेंगे जी फराज अहमद नामी इंडिविजुअल के नाम पे आप चंदा दे दें। तो ऑब्वियसली डोनर्स भी परेशान होंगे। तो कंपनी लॉ के अंदर फायदे बहुत हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि कंपनी लॉ डील करता है कमर्शियल कंपनियों को। कंपनी लॉ के मेजॉरिटी रूल्स कमर्शियल कंपनियों के लिए। तो अगर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा भी बनाना है और आपने कंपनी लॉ के फायदे भी लेने हैं, तो फिर हमारे पास एक स्पेशल एरिया है, इसको हम कहते हैं सेक्शन 42 वाली कंपनियां, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ये कंपनियां डायरेक्टली एससीसीपी से लाइसेंस लेती हैं। ज्यादातर कंपनियां पहले रजिस्टर होती हैं रजिस्ट्रार के पास और एससीसीपी से कभी कभार उनका पाला पड़ता है, बट ये वाले काम करने के लिए आपको लाइसेंस ही सबसे पहले जो है वो एससीसीपी से लेना पड़ेगा कि जी हम ये एक अच्छा काम करने लगे हैं, आप काइंडली इसमें हमें इजाजत दे दें कि हम ये काम कर सकें। कैफ लेवल में ही आपने पढ़ा था कि ये लाइसेंस आपको 12 में से किसी एक पर्पस के लिए मिल सकता है।
कैफ लेवल पे इसका रट्टा भी लगवाया जाता था कि CSS रिसर्च एक नमोनिक है, या इसको यूं पढ़ लो तो इसमें 12 को ऐसे याद करना है। फाइनल का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि रट्टा नहीं लगाना। अगर खुदा ना खास्ता पेपर में ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट पूछें तो सीधी सी बात है, बेयर लॉ आपके पास मौजूद है, सेक्शन 42 खोलेंगे आपको लिस्ट नजर आ जाएगी। तो फाइनल में डिस्करेज करेंगे हम रट्टे वाली बात को, हम समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये एसोसिएशन तब रजिस्टर होगी जब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, स्पोर्ट्स, फलाना फलाना इस तरह के काम के लिए आप रजिस्टर हो। और आखिरी एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, एनी अदर के अंदर फिर SECP आ जाएगा। दूसरा, आप अपने प्रॉफिट्स अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाएंगे। तीसरा, आप अपने मेंबर्स को किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं देंगे। इस कंपनी के ऑब्जेक्ट्स एक्टिविटीज कभी भी ना होंगे ना आएंगे, कभी भी मुल्क की मफाद के अगेंस्ट नहीं आएंगे। तो 4 शर्तें आप लोगों ने कैफ लेवल पे पढ़ी थी कि एक खास ऑब्जेक्ट्स फॉलो करेंगे, प्रॉफिट्स मेंबर्स को नहीं देंगे, जो भी सरप्लस होंगे। ये इस इदारे में प्रॉफिट कहां से आ गया? ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट था। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों के पास सरप्लस आ सकता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे की, आईकैप बेचारा बड़े मुश्किल सोर्सेस उसके पास पैसे आते हैं। बच्चों से सालाना सब्सक्रिप्शन लेता है, मेंबर से सालाना सब्सक्रिप्शन लेता है, बच्चों से एग्जामिनेशन की फीस लेता है, मेंबर से सेमिनार्स अटेंड करने की फीस लेता है। इन सारे सोर्सेस से उसके पास रेवेन्यू आता है। फिर आईकैप खर्चा करता है, मेंबर्स के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करता है, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारा खर्चा करता है। लेकिन कभी कभी ये खर्चा और इनकम का बैलेंस थोड़ा आउट हो जाता है, इनकम थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और खर्चे थोड़े से पीछे रह जाते हैं। आज की डेट में 2 अरब के करीब करीब सरप्लस जा चुका हुआ है आईकैप का। जो सरप्लस ऑफ, जो ओवर एंड अबव जो आईकैप को इनकम आई और आईकैप ने जो खर्चा किया, उसमें बस एक थोड़ा सा गैप रह गया है। तब समझ आया नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों के पास भी सरप्लस हो सकता है। लेकिन आईकैप जैसा इदारा जो इतना खर्चा करता है, उसके पास भी अगर सरप्लस बच गया हादसाती तौर पे, क्यों बचा? क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों ने ये सरप्लस अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगाना और कहीं लगा ही नहीं सकते। अब पैसा तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन पे क्या करें? आईकैप पैसा उठाता है, अपनी मशहूरी शुरू कर देता है, गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर जाके कहता है सीए ये होता है, सीए ये होता है, ये होता है। उधर से आईकैप निकलता है, उधर से पीछे अवाम आईकैप के पीछे पीछे कि यार सीए तो बड़ी जबरदस्त चीज है। तो वो जितने पैसे मार्केटिंग में खर्च किए होते हैं उससे ज्यादा के बच्चों के एडमिशन आ जाते हैं। तो आईकैप ने बहुत मुश्किल में है कि अपना सरप्लस कैसे खर्चे। और प्रॉब्लम ये है कि डिविडेंड भी नहीं दे सकते मेंबर्स को, नहीं तो भाई हमें दे दे, हमने जिंदगियां कुर्बान की आईकैप के लिए, हमने स्टूडेंट बन के कुर्बानियां दी, फिर 12-13 साल से सब्सक्रिप्शन भरते जा रहे हैं, तो हम मेंबर को बांटते। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों में इस तरह की नीयत सपोर्टेड नहीं है। ये जो इदारा है ये अपने प्रॉफिट्स सिर्फ अपने मकासद की तरवीज के लिए इस्तेमाल करेगा। हाँ, जो हम उनसे कहते हैं कि भाई आपके पास सरप्लस है, आप लाइब्रेरियां बढ़ा दें, आप बच्चों के ऊपर खर्चा ज्यादा करना शुरू कर दें। जब हम कहते हैं फीस कम कर दें, वो कहते हैं जी हमारी ऑलरेडी इस पूरे खित्ते में सबसे कम फीस है। वो पूरे बड़े सगीर के अंदर साबित कर देते हैं कि आईकैप सबसे सस्ता इदारा है। और फिर कहते हैं पूरी दुनिया में देख लें जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज अकाउंटेंसी करा रही हैं, हमारी इस वक्त फीस दुनिया में अगर 100 बॉडीज हैं तो कहते हैं 98 नंबर पे हमारी फीस है। फिर वो कहते हैं चलो दुनिया से नहीं कंपेयर करते, पाकिस्तान में बच्चा क्या क्या कर सकता है, इंजीनियरिंग हम उससे बहुत सस्ते हैं, लॉ हम उससे भी बहुत सस्ते हैं, वो मेडिकल की तरफ जाएगा, इवन गवर्नमेंट के मेडिकल से भी हम सस्ते हैं, प्राइवेट तो फिर 2 करोड़ की गेम है। तो फीस कम करने की बात पे नहीं आते। वो कहते हैं सरप्लस पड़ा है कोई बात नहीं, कभी किसी अच्छे मकसद पे काम आ जाएगा, आप चिंता ना करें। तब लाहौर में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाने के बारे में सोच रहा है कि हम फिर अपनी फरमाइश लेके पहुंच गए कि किबला उसके 2 फ्लोर्स लाइब्रेरी के लिए मुख्तस कर दीजिएगा। अब बिल्डिंग तो बना ही रहे हैं ना, तो ऐसे में कुछ मेंबर्स की तरफ से सजेशन आती है जब बिल्डिंग बन रही है तो उसके अंदर अपार्टमेंट्स होने चाहिए जो मेंबर्स को सब्सिडाइज रेट पे मिले। तो प्रॉब्लम ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे में ना कुछ लोगों को फिर भी कुछ ना कुछ फायदा लेना होता है। तो असल में नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा जब एक खास एजेंडे पे काम कर रहा होता है, ये शराइत बड़ी जरूरी है। ये शराइत अगर नहीं रखेंगे ना तो इदारा आगे जाके कचरा करेगा। डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स को नहीं बांटने, सिर्फ इदारे के ऑब्जेक्ट्स पे लगाना है और पाकिस्तान के मफाद के अगेंस्ट नहीं आना। जी, अब अगेन जो सरप्लस है क्या उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आपके बायलॉज ये अलाउ करते हैं कि सरप्लस ऐसी सेफ जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से एक डेफिनेट सेफ रिटर्न आए,
और वो रिटर्न भी आपके ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगे, तो फिर ऐसा किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके इदारे के आर्टिकल्स में आपने क्या लिखा हुआ है। तो कई दफा इदारे कहते हैं हमारे पास सरप्लस आ गया, ओके हम उसको गवर्नमेंट की सिक्योर्ड इन स्कीम में लगा देंगे जहां पे हमें कंफर्म रिटर्न मिले। भाई डोनेशन के नाम पे लिया हुआ पैसा है जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे कर रहे हैं, आई के अपने अकाउंटिंग के प्रोफेशन की तरवीज के लिए पैसा लिया है, तो ये पैसा अगर एक अकाउंट में पड़ा हुआ है और नियत ये है कि वहां से आने वाला जो इनकम है वो भी इसमें री इन्वेस्ट होगी, और फिलहाल जब पैसा फालतू पड़ा हुआ है तो चलो पैसा पड़े पड़े थोड़े सौ और पैसा बना ले, तो वो आर्टिकल्स के अंदर डिपेंड करता है कि आपने क्या डिफाइन किया है। तो इसमें आर्टिकल्स बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है जो हमारा अगला टारगेट होगा। अब जब आपने ये 4 शर्तें पूरी कर ली तो आपको एसईसीपी ने एक लाइसेंस दे देना है, और लाइसेंस के बाद आप नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बनाएंगे। बस आपको नाम के एंड पे जो लिमिटेड का वर्ड है आप वो नहीं लगाएंगे, उसके अलावा आपको जो भी लिमिटेड कंपनियों की जो जो बेनिफिट्स प्लस माइनस लायबिलिटीज होती हैं वो सब भी होगा। यानी दिस इदारा इज इक्वल टू कंपनी लॉ प्लस सेक्शन 42 की अलग रिक्वायरमेंट। इसके अंदर कुछ रेगुलेशंस भी हैं, कुछ अरसे पहले सिलेबस में से माइनस हो गई, वरना हमें वो रेगुलेशंस भी पढ़नी पड़ती थी, फिर एसआरओ थे वो भी पढ़ने पड़ते थे। तो फिलहाल अब सेक्शन है। ये लाइसेंस एसईसीपी कभी भी आपकी कुछ गलत हरकतों पर रिवोक कर सकता है। एक लिस्ट ऑफ कंडीशन है कि अगर आप डिफॉल्ट करें, आप अवाम के अगेंस्ट चले जाएं, आप प्रॉफिट ले लें, आप पाकिस्तान के अगेंस्ट चले जाएं, आप सेक्शन को फॉलो ना करें, कंडीशंस को फॉलो ना करें, आप इस सेक्शन की रेगुलेशंस को फॉलो ना करें, आप एसईसीपी की बात ना माने, एक लिस्ट ऑफ थिंग है जो पुराने जमाने में हमें परेशान करती थी कि रट्टा मारना पड़ेगा। अब हमने रट्टा नहीं मारना। कंपनी में अगर साबित हो जाए कि आप फ्रॉड करते रहे हैं, बदउनवानियां, बद इंतजामिया, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है एसईसीपी। एसईसीपी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और अगर आप नहीं साबित कर सकेंगे तो वो आपको बंद कर देगा। अब बंद करने से ये बहुत फौरन एक्साइटेड नहीं हो जाना कि अब जैसे ही हम बंद होंगे तो हमारा सारा जो इदारे के सरप्लस है वो हम में डिवाइड हो जाएंगे। इदारे के सारे सरप्लस कहाँ चले जाएंगे? किसी और, प्रेफरेबली हमारे ऑब्जेक्ट रखने वाले इदारे के पास। तो अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन आईकेप ऑल दो सेक्शन में नहीं आता, लेकिन ये जो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, तो आईकेप कॉमर्स के फरोग के लिए तो काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। तो अगेन मुख्तलिफ पर्पसेज हैं, लेकिन जब आपका लाइसेंस रिवोक होगा आप एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे, डोनेशन लेना बंद कर देंगे, जो किसी से पैसे रिसीवेबल है वो जरूर लेंगे, लेकिन जो डोनेशंस की मद में आप लोगों से लेते थे वो रोक देंगे, अपने नेट एसेट्स पकड़ेंगे और अपने जैसे आइडियली प्रेफरेबली सेम लाइसेंस रखने वाले किसी और इदारे को ट्रांसफर कर देंगे और चैन की नींद सो जाएंगे। जब आप ट्रांसफर कर देंगे तो आपको होगा हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, फिर आप इदारों के पास जाके उन्हें बताएंगे कि जी हमने ये चीज इस तरह से कर दी है, और देन वो आपको एक दफा देखेंगे, रिकॉर्ड वगैरह चेक करेंगे और आपको कंफर्मेशन जारी कर देंगे कि यस आपसे हम मुतमईन हो गए। आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, रजिस्ट्रार अपने तौर पर तहकीक करके कह देगा कि सब ओके है, बस अब आप कंपनी को बंद करो। तो कंपनी को बंद करने के आप दो में से किसी एक तरफ चले जाएंगे, या वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे, या कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करवाने की तरफ चले जाएंगे। अगर एक कंपनी की कोई नॉन एसेट्स लायबिलिटीज ना हो तो उसका नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाता है, और अगर उसके एसेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। भाई जब आपने नेट एसेट्स ट्रांसफर कर दिए तो आपके पास एसेट बच कैसे जाएंगे, या लायबिलिटीज कैसे बच जाएंगे? कैसे कैसे हो सकता है? जब नेट एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या फिर भी कोई एसेट या लायबिलिटी बच सकता है? बच सकता है तो कैसे? लायबिलिटी बच सकती है, और लीगल केसेस अदालत में चल रहा है, पता नहीं उसका फैसला क्या आना है। अब आपके अगेंस्ट आ जाए तो पैसे देने पड़ेंगे, कुछ पैसे आपने साइड पे रखे हुए, और अगर फैसला आपकी फेवर में आ गया तो ये पैसे मेंबर्स में तो नहीं बंटने चाहिए। तो फिर अगर तो कुछ एसेट्स लायबिलिटीज फंसे हुए हैं तो वाइंडिंग अप शुरू हो जाएगी, और अगर एसेट्स लायबिलिटीज बिल्कुल क्लियर हो गए तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन कि हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दें रजिस्टर से ये कंपनी को ही समझे, इसको सफाई हस्ती से ही मिटा दिया जाएगा कि हाँ भाई ये कंपनी है ही नहीं, ये गायब हो गई है, खत्म हो गई है। तो अगेन ये छोटी सी वो बात जो कि आपने से पहले पढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे जो अच्छी बात है कि आपको दिन याद नहीं रखने, आपको डॉक्यूमेंट्स याद नहीं रखने, आपको लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स याद नहीं रखनी, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि सेक्शन 42 में ये वाली बातें लिखी हुई हैं। तो पेपर में अगर एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे का सवाल आए और वो पूछ रहे हो कि वो इदारा कुछ बुरा कर रहा है, तो अब इदारे सोच रहे हैं कि उस गवर्नमेंट के इदारे सोच रहे हैं कि उसको बंद कर दिया जाए, और आपको रजिस्ट्रार की तरफ से एक नोटिस आ गया है, आप इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं,
इस नोटिस का कानून के मुताबिक जवाब दें। अब अगेन अगर आपको पता है कि मैंने एग्जैक्टली कौन सा लॉ ओपन करना है इस चीज के लिए, तो फिर मजा आएगा। तो फिर हो सकता है कि वो बताएं कि जी रजिस्ट्रार ने इसलिए आपको नोटिस दिया है कि आपने पिछले साल की एनुअल रिटर्न नहीं जमा कराई। अब आप सोच रहे हो कि यार पिछले साल की एनुअल रिटर्न वो रीजन वाली जगह होगी, रीजन खोल के देखा तो पता लगा वहां लिखा था पिछले 2 साल की रिटर्न। तो आप तड़प के कहेंगे कि जी लॉ में ये लिखा हुआ है तो हमें रजिस्ट्रार ने गलत नोटिस दिया है, हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अवेल करेंगे, अपना मुद्दा उनके सामने पेश करेंगे और अपनी कंपनी को बंद होने से बचाने की कोशिश करेंगे। तो शायद रटा हमने नहीं मारना, लेकिन दिमाग इतना जरूर काम करता हो कि कौन सी चीज किस जगह पे है। तो कंपनी लॉ का ना मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सेक्शन। तो सबसे पहले जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप सबसे पहली दोस्ती करेंगे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस। कंपनीज एक्ट सबसे बड़ा लॉ है हमारे सिलेबस का। तो इसमें अगर आपको एक दफा आइडियली इसका समझ आ जाए ना, इसका इंडेक्स क्या है। ऐसे इस्लाम पब्लिकेशन जो इस्लामाबाद वाले हैं, जो सम हो कहीं ना कहीं हमसे कम्युनिकेट भी कर लेते हैं बेहतर तरीके से, उनसे हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि आपने पेपर में जो बेयर लॉ देना है उसमें कंपनीज एक्ट का सेक्शन वाइज एक इंडेक्स भी दे देना है, ताकि जब कंपनीज एक्ट पे आप जाएं तो आप ढूंढे ना, आपको शुरू के 7-8 सफों में उसका बड़ा कंप्रीहेंसिव सेक्शन बाय सेक्शन उसमें पोर्शन बने हुए, अकाउंट्स यहां से यहां तक, फलाना यहां से यहां तक, फलाना यहां से यहां तक। अभी थोड़ा अर्ली है, थोड़ा सा हम आगे चल पड़े तो फिर किसी दिन आपके सामने बेयर लॉ ओपन करके उसका स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो क्या ये नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे की सारी बातें समझ आ रही हैं? तो हमारा आज का टारगेट तो ये है ही नहीं, ये तो पिछले दिन का टारगेट था, ये तो हम रिकैप कर रहे थे। आज के टारगेट की तरफ आते हैं। आज भी हमने एक प्यारा सा चैप्टर खत्म करना है। कैफ वाली बातें ही हैं, लेकिन बीच बीच में अचानक से कुछ रेगुलेशंस और कुछ एक्स्ट्रा रूल्स आ जाएंगे जो हमें कुछ बता रहे होंगे। घबराए तो नहीं बैठे? कैफ वाली बातें तो तेज रफ्तारी से गुजारी जा सकती हैं ताकि हमारे पास ज्यादा टाइम बच जाए सीफैप वाली बातों के लिए। तो ये जो आपको के सिलेबस को हमने 7 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसमें पहला हिस्सा तो आसान सा है कि आपने कंपनी लॉ के बेसिक्स को समझना है, और तकरीबन ये सारी वो बातें हैं जो आपकी कैफ लेवल की हैं, और इसमें इंक्रीमेंटल बात बहुत थोड़ी सी है। शुरू करें। क्या होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज? कंपनी का बनना, कंपनी का बनना या कंपनी को बनाया जाना इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कहलाता है। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि कंपनियां बनती कैसे हैं, कंपनियों के मेन डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, और बनाते वक्त किस किस बंदे ने कौन कौन सी जगह क्या क्या चीज जमा करानी होती है। जो 2024 की कंपनीज की रेगुलेशन है उनमें से काफी ज्यादा रेगुलेशन इस चैप्टर को रिलेट करती हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह होता था ना स्पेसिफाइड पर्टिकुलर जमा करा देंगे, तो ये जालिम रेगुलेशन हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये पर्टिकुलर जमा कराने हैं। 2024 की रेगुलेशन जब भी आए आपने मुस्कुरा देना है, क्योंकि उसने कोई नई बात नहीं बतानी, उसने पिछली ही बात को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूंगा मेमोरेंडम चेंज करने के लिए आपने रजिस्ट्रार से राब्ता करना है, तो ये रेगुलेशन अचानक से आके कहेगी रजिस्ट्रार को ये 3 डॉक्यूमेंट जमा करा देना। तो एक जगह मैं आपसे कहूंगा कि जी हमें चाहिए कि हम SECP के पास जाएं और उनसे कहें कि ये चीज ठीक करें, तो अचानक से रेगुलेशन आके कहेगी ये वाली बात आपने 7 दिनों में करनी है। तो ये रेगुलेशन सिर्फ कंपनीज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट को फर्दर एलेबोरेट कर रही है, इसमें कोई नया प्रोसेस नई बात नहीं है। तो कंपनीज रेगुलेशन 2024 को हमने कंपनीज एक्ट के साथ जोड़ के पढ़ना है। आज वाली स्लाइड्स का फॉन्ट कल वाली स्लाइड के फॉन्ट से बेहतर है? आज वाली अब तक पहुंची है? कल ज्यादा बारीक था, आज थोड़ा कम बारीक है। नहीं, वही 1 पे 4 स्लाइड्स ही हैं, लेकिन वो स्लाइड्स की जो बॉर्डर्स और उसके ऊपर थोड़ी सी और वर्किंग करने की कोशिश की है। वैसे ही किताब आ जाएगी तो मसला हल हो जाएगा। जब तक किताब नहीं आती तब तक खर्चा तो मुनासिब किया जाए ना, और कागज जितने कम प्रिंट हो, हम तो सस्टेनेबिलिटी के अब तो अलम बरदार हैं, तो अब तो कागज जितने कम होंगे उतना ही हमारी इन्वायरमेंट बेहतर होगी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ये कह के कागज कम इस्तेमाल होने चाहिए, इतनी ज्यादा एनर्जी इमिट करने वाला टीवी चलाया हुआ है। आप ATM में जाते हैं, एक मशीन बिजली से चल रही है, और बिजली पाकिस्तान में जब तक सोलर बहुत ज्यादा नहीं आया था ऑयल से बन रही होती थी, पेट्रोल से बन रही होती थी, यानी कि तेल ईंधन से बन रही होती थी। अब एक ATM है जो बिजली पे चल रहा है 24 घंटे, उसके सर पे एक AC लगा हुआ है जो 24 घंटे चल रहा है,
और जब आप एटीएम पे ट्रांजैक्शन के एंड पे आते हैं तो कहते हैं अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो रसीद मत निकालें, सॉफ्ट में बैलेंस देख लें। तो ये भी बड़ा मजेदारी वाली बात है कि वो मतलब उधर जाके जहां 3 रुपए की रसीद निकलनी थी ना, उधर जाके सस्टेनेबिलिटी याद आ गया। और वो जो इतना सारी हैपनिंग हो रही है जिसमें सस्टेनेबिलिटी का कबाड़ा किया हुआ है, वो उसको कोई नहीं सोच रहा। तो बहरहाल सस्टेनेबिलिटी के साथ फिलहाल तो यही हो रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की क्लास में हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, वहां हम ज्यादा अच्छी फ्यूचरिस्टिक बातें करेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का रजिस्टर होना। कंपनी क्यों रजिस्टर होती है? क्यों रजिस्टर होती है? बेनिफिट हासिल करने के लिए। कंपनी लॉ के बेनिफिट, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को कोई फायदा चाहिए होता है, वो कंपनी लॉ में रजिस्टर होते हैं। सम टाइम एक ग्रुप ऑफ पर्सन एक खास लिमिट से ऊपर जा चुके होते हैं जिसके लिए मजबूरन उनको कंपनी बनानी पड़ रही होती है। कुछ याद है? 20% से ऊपर। तो सबसे पहले कहानी शुरू होगी सेक्शन 9 से, जो एक ऑब्लिगेशन बताता है कि जब भी 20 से ज्यादा लोग मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि वो कंपनी बना लें। 20 से ऊपर वाले बंदों को हम इलीगल एसोसिएशन कहेंगे, लेवल 1 पेनल्टी पड़ेगी और तमाम लोग पर्सनली लायबल होंगे, जो भी पेनल्टीज वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए। पर्सनली तो पहली लायबल थे, वो मसला नहीं है, लेकिन उनको लेवल 1 की पेनल्टी, लेवल 1 कल आपने देख लिया कि 40,000 की पेनल्टी है। लेकिन 4 ऐसी एक्सेप्शन हैं जहां 20 से ज्यादा भी होते हैं तो भी आपको कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी पड़ती। कैफ वाली बातें हैं, थोड़ा सा तेजी से बात करते हैं। जॉइंट फैमिली, जो जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है, 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट फैमिलीज जो मिलके काम कर रही हैं, लेकिन उनके बच्चों को माइनस करके जब गिनते हैं तो 20 के अंदर अंदर रहते हैं। तीसरा हमने कहा जो प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप है वो 20 ऊपर जा सकती है, अकाउंटेंट, बैंकर, लॉयर, इस तरह के लोग। और अगर आपका सेटअप किसी और कानून में अदर देन पार्टनरशिप, किसी और कानून में रजिस्टर हुआ है तो फिर यहां रजिस्टर होने की अलग से जरूरत नहीं है। आप अगर ऑलरेडी पाकिस्तान की एक और लॉ में रजिस्टर हुए हैं और 20 से ज्यादा हैं तो अब कंपनी लॉ आपको तंग नहीं करेगा क्योंकि आप किसी और लॉ में ऑलरेडी रजिस्टर हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं पार्टनरशिप के एक्ट में रजिस्टर हूं तो वो कहते नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे, आपको फिर कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। यहां तक बात क्लियर है? अब ये चंद लोग जब इकट्ठे होंगे और कंपनी बनाएंगे तो क्या है, सेक्शन 14 बताता है कि कम से कम 3 या 3 से ज्यादा बंदे इकट्ठे होंगे तो पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बंदे इकट्ठे होंगे तो प्राइवेट कंपनी बनेगी, और एक बंदा अगर आएगा तो वो क्या बनाएगा? सिंगल मेंबर कंपनी। तो सिंगल मेंबर कंपनी एक बंदे से, अदर जो प्राइवेट है वो 2 या 2 से ज्यादा बंदों से, और जो पब्लिक कंपनी है कम से कम 3 बंदे उसको बना रहे होंगे। अब ये कम से कम बंदे कहां से आएंगे? जो कंपनी को बनाना चाह रहे हैं वो चंद लोग इकट्ठे होंगे। इन तमाम लोगों को जो कंपनी बनाना चाह रहे हैं हम कहते हैं कि ये प्रोमोटर्स हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि हमारी खुद की कंपनी हो। तो ये प्रोमोटर्स जो है, जो खुद की कंपनी बनाना चाह रहे होंगे, ये इकट्ठे होंगे और बैठ के सब्सक्राइब करेंगे कंपनी के शेयर्स को। इसका क्या मतलब है? कंपनी के शेयर्स खरीदने का वादा करेंगे। अभी तो कंपनी बनी नहीं ना, तो ये चंद लोग वादा करेंगे कि हम एक सेटअप बना रहे हैं और जैसे ये सेटअप बना हम इसके शुरू के लोग होंगे। ये कंपनियां अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली जाएं तो इसके ऊपर अलग से पेनल्टी पड़ती है। अगर आपने 180 दिन से ज्यादा ऐसे गुजार लिए कि आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे पे हैं तो वो तमाम लोग जो कंपनी को चला रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा और वो जॉइंट एंड सेवरल लायबल हो जाएंगे। अगर एक कंपनी पब्लिक है और 3 से कम बंदे उसे चला रहे हैं तो वो 2 या 1 जो भी बंदा है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा कंपनी के तमाम डेट्स के लिए। अगर कंपनी ने अपने डेट ना पे किए तो आप उस बंदे से रिकवर कर सकते हैं। और प्राइवेट में 2 से अगर कम हो, 2 से कम कितने होते हैं? 1, तो वो 1 पर्सनली लायबल हो जाएगा। एसएमसी में क्या करें? हाँ जी, एसएमसी में क्या करें? एसएमसी अगर 1 से कम होगी फिर क्या हो? रजिस्टर कराते वक्त एसएमसी वाले बंदे ने, जो एसएमसी रजिस्टर करा रहा है, वो नॉमिनेट कर देगा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी एक नॉमिनेशन जमा करा देगा कि जी अगर मेरी अचानक से डेथ हो जाए तो फलाना शख्स मेरा केयर टेकर होगा, कंपनी का आएगा, कंपनी की इंतजामिया संभालेगा और मेरे शेयर्स मेरे वारसों को, जो भी विरासत का कानून है, अगर मुस्लिम है तो विरासत के कानून, नॉन मुस्लिम है तो जिस भी कानून को फॉलो कर रहा है उसके मुताबिक उसके बच्चों तक एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, शेयर। अगर एक बच्चे को शेयर मिले तो एसएमसी रहेगी, और अगर 1 से ज्यादा को चली गई तो फिर आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने का पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा।
ये बात समझ आ रही है? अब चूंकि जिक्र हुआ हमारा एसएमसी का, तो अचानक से अब ये एकदम से ना स्लाइड के बीच में एक स्लाइड आ जाया करेगी। 2024 की कंपनीज रेगुलेशन जो कंपनीज एक्ट की चीजों को फर्दर एलेबोरेट कर रही हैं, उन्होंने कहा सिंगल मेंबर कंपनी के केस में मस्ट नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ एनी चेंज इन द नॉमिनी और देयर पर्टिकुलर्स और इफ कंपनी कन्वर्ट्स टू सिंगल मेंबर स्टेटस विद इन 15 डेज यूजिंग फॉर्म। अब इसने एग्जैक्टली कोई नई टेक्निकल बात नहीं बताई, उसने कहा अगर आपने कोई नॉमिनी का नाम बदलना हो या प्राइवेट से एसएमसी की तरफ आ रहे हैं तो आपने फॉर्म 9 के ऊपर ये वाली बात बतानी है। मेरी मजबूरी ये है कि ये दिखाना जरूरी है सिलेबस की कंप्लीटनेस के लिए, लेकिन आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक रेगुलेशन जो कि उस सेक्शन को कनेक्ट कर रही है कि सेक्शन ने बताया था और इन्होंने आके कह दिया भाई फॉर्म 9 जमा कराना है। अब सवाल ये कि फॉर्म 9 क्या हमें पता होना चाहिए? जितने भी लोग हमारे सिलेबस में आई के अपने सिलेबस आउटलाइन में सबसे एंड पे एक जुमला लिखा हुआ है, वो कहते हैं, वो जुमला ही दिखा देता हूं आपको, वक्त तो बहुत है ना, जुमला देख लेते हैं ताकि आपको एनुअल यकीन हो जाए, क्योंकि आप में से कुछ लोग अचानक से परेशान होकर कहेंगे सर वो अनेक्सस क्यों नहीं पढ़ रहे हम। जब मैं आपको सिलेबस आउटलाइन दिखा रहा था तो फिर हम आखिरी ग्रेड पे पहुंचे थे, अदर लॉज। ये सारी बातें लिखी देखी हैं आपने। नोट ऑल एनेक्जर्स, ये बाइकेप की सिलेबस आउटलाइन से एक्सट्रैक्ट निकला हुआ है। ऑल एनेक्जर्स, अपेंडिक्स, फॉर्म, स्केड्यूल, टेबल गिवन इन एनी एक्ट, मैनुअल, रूल, रेगुलेशन, रूल बुक एटसेट्रा आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड। जब तक आईकेप इन लाइन आइटम्स के अंदर नहीं डाल के बताएगा कि भाई इस लॉ का अपेंडिक्स 1 जरूर देखना, इस लॉ का फलाना चीज जरूर देखना, तब तक वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और खूबसूरत बात यह है कि सिवाय कंपनीज एक्ट के फर्स्ट और सेकंड स्केड्यूल के उन्होंने कोई अपेंडिक्स हमें नहीं बताया, फर्स्ट एंड सेकंड स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट। बाकी जितने भी लॉज हैं उनके साथ अब उसके अपेंडिक्स, अनेक्जर्स और ये जो एंड वाली चीजें हैं वो नहीं है। तो हो सकता है आप एक बेयर लॉ की किताब देख रहे हो, जैसे सिल्वर जो बुक है एस इस्लाम पब्लिकेशन वाली, उसमें उन्होंने कुछ लॉस को समझाने के लिए एक्स्ट्रा अपेंडिक्स डाले हुए हैं। तो उस वजह से रेड बुक वाले भाई वो भी परेशान हो गए, उन्होंने कहा लो जी कंपेटिटर ने ये किया हुआ है, उन्होंने भी ऐड कर दिए। अब वो दोनों ने ऐड कर दिए, बच्चे मुझे आके कहते हैं सर वो आपने अनेक्जर नहीं कराया। तो मैं बताता हूं कि वो अनेक्जर उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए ऐड किया है, फर्दर समझाने के लिए ऐड किया है, बट आईकेप ने हमें एक्सप्रेसली अनेक्जर मना करवाया हुआ है। तो जब तक आईकेप खुद नहीं कहेगा कि ये वाला अनेक्जर, ये अपेंडिक्स सिलेबस का हिस्सा है, तब तक हम किसी भी लॉ के एंड के अंदर जो कचरा मचरा दिया हुआ होता है हम उसको नहीं काउंट करेंगे। तो इसलिए जो है ना, ये एनुअल यकीन के लिए जुमला आपको पढ़ा रहा हूं ताकि ये याद रहे और बाद में आने वालों को भी आप गवाही दे सकें। तो ऐसे महीने बाद क्लास में एक बच्चा अचानक से परेशान हो कि आपको कहे यार ये इतने सारे अनेक्जर होते हैं हर लॉ के एंड पे, सर वो क्यों नहीं करा रहे? तो आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने हमारे सिलेबस में से सारी चीजें माइनस की हुई हैं। जब तक वो खुद एक्सप्रेसली सिलेबस के कंटेंट में नहीं बता देगा तब तक हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। वापस चलते हैं। तो सिंगल मेंबर कंपनी ये कर रही होगी। अब कंपनी बनानी है तो कंपनी बनाने के क्या स्टेप्स हैं? कैफ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले एक अच्छा सा नाम चूज करना है, फिर 2 डॉक्यूमेंट बनाने, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, फिर डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देने हैं रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार भाई साहब से आपने ऑब्टेन कर लेना है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेम से रिलेटेड बातें करते हैं। आपको याद होगा कि आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी होंगी, कुछ नाम रखना मना है। अगर आपका नाम सेम है, मिलता जुलता है, धोखा देने वाला है, इनअप्रोप्रिएट है, एसईसीपी को डिसेप्टिव लगता है, आपके नेम में कुछ वर्ड्स ऐड हैं जो कि मना किया हुआ उन्होंने, ये जो वर्ड्स उन्होंने मना किए हुए हैं ये कंपनीज रेगुलेशन 2024 में दिए हुए हैं। लकीली आईकेप ने जो पिक एंड चूज किया रेगुलेशन नंबर्स का, उसमें वो नहीं आए, तो हमारी बचत हो गई। नहीं तो खामखा की एक और लिस्ट हमें पढ़नी पड़ती कि ये वो नाम है, ये वो वर्ड्स हैं जो एसईसीपी ने एक्सक्लूड किए और कहा है कि ये आपने नहीं यूज करना है। तो कुछ ऐसे नाम है जो सिरे से मना है।
फिर कुछ ऐसे नाम हैं जो रखे जा सकते हैं एससीसीपी की परमिशन लेके, इनको हम कहते हैं परमिजिबल नेम। अगर आपके नाम में पैट्रनेज है, आपके नाम में कनेक्शन है, कोई एफिलिएशन है गवर्नमेंट से, हेड ऑफ स्टेट से, किसी गवर्नमेंट के इदारे से, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से, गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी से, तो जब तक आप एससीसीपी से इजाजत नहीं ले लेंगे तब तक आप वो नाम नहीं रख सकते। याद रहेगा। अगर आपका नाम किसी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी से भी लिंक कर रहा है तो वो भी एक अलग लाइसेंस के तहत आती है, एससीसीपी से पूछना पड़ेगा। अगर आपके नाम में कोई ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को किसी भी और अथॉरिटी की लाइसेंस की जरूरत होती है तो भी एससीसीपी से पूछना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे नाम है जिससे आपकी एफिलिएशन किसी और से लग रही होगी तय, एससीसीपी से पूछ लें तो वो नाम रख सकते हैं, और कुछ ऐसे नाम है जो मना है। तो फिर अलाउड कौन से नाम है? इस स्क्रीन पे जो लिखा है उसके अलावा हर चीज अलाउड है। सेम, मिलता जुलता, धोखा देने वाला, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करने वाला, फलाना फलाना, ये नाम सिरे से मना हो गए। और ये नीचे वाले वो नाम है जो एससीसीपी से पूछ के रखे जा सकते हैं। क्लियर है? मैं अजम्पशन गलत तो नहीं ले रहा कि आपको कैफ वाली बातें आती हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन मैं पूरी लाइन बाय लाइन इंग्लिश पढ़ के नहीं सुना रहा। आप बुरा तो नहीं फील कर रहे? अच्छा फील कर रहे हैं? अच्छा, जल्दी जल्दी आगे बढ़े, काम की बातें शुरू हो। नेम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने जब देख लिया कि अच्छा नाम हमें लग रहा है, आपने कंपनी बनाने का पहला स्टेप था कि आप पहले नाम देख लें। अच्छा, जब आपको एक अच्छा नाम नजर आया आप उसे रिजर्व करा सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं या प्रोमोटर्स हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं स्पेसिफाइड फॉर्म में, और वो अपना एक नाम रिजर्व करवा सकते हैं। 60 दिन तक नाम रिजर्व रहेगा। इन 60 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बना के वो नाम यूज कर लें। लेकिन नाम रिजर्व करते वक्त अगर आपने कोई झूठी इंफॉर्मेशन दी है या आपने जान के किसी और को तंग किया और उनका नाम आपने रिजर्व कर लिया तो फिर आपको सजा होगी, पेनल्टी वगैरह पड़ जाएगी। अगर रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज करते हैं तो आप एससीसीपी को शिकायत कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ क्या हुआ है। और एससीसीपी के बारे में बड़ा प्यारा जुमला लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ एससीसीपी शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। और जब लिखी एससीसीपी रहा था लॉ तो उसने कह दिया एससीसीपी के खिलाफ इवन अदालत में भी नहीं जा सकते। कंपनीज एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली लिख दिया, इतनी बड़ी तौहीन अदालत कि एससीसीपी ऐसी बॉडी है कि इसके खिलाफ आप अदालत में भी नहीं जा सकते। कुछ और लॉज हैं जिसको यूज करके हम फिर भी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल कंपनीज एक्ट में एससीसीपी बहुत पावरफुल नजर आएगा। ये बात समझ आई? जब आप नाम रख लेते हैं और कंपनी को आगे चलाना शुरू कर देते हैं तो फिर आपने ये नाम जगह जगह डिस्प्ले भी करना होता है। कंपनी के तमाम ऑफिसेस के बाहर उर्दू या इंग्लिश ज़बान में लिखना होता है, प्रॉपर तरीके से, वाज़ेह तरीके से लिखना होता है, छोटा सा स्टिकर नहीं लगाना होता। आप इसको प्रिंटेड फॉर्म में भी लगा सकते हैं और आप इसको अनेक्स भी कर सकते हैं कंपनी के बाहर। कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पे भी कंपनी का नाम लिखा होता है, वो भी आपने अपने पास अपने रजिस्टर्ड ऑफिस और तमाम ऑफिसेस में उसकी कॉपी रखनी होती है। कंपनी के जितने भी लेटर हेड्स वगैरह उस पर कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का फैक्स, ईमेल, मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन जो आपने उसमें साथ साथ देनी होती है। आप कोई डॉक्यूमेंट ऐसा यूज नहीं कर सकते जिसपे कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, और अगर यूज करेंगे तो पेनल्टी भी पड़ेगी, और जो ऑफिसर ने यूज किया पर्सनली लायबल हो सकता है। उस कागज के तहत अगर किसी बंदे को कंपनी से क्लेम ना मिला तो वो उस ऑफिसर से आके क्लेम मांग सकता है। डन। दोबारा स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जाते हैं। पहला स्टेप क्या था? प्यारा सा जबरदस्त सा नाम। अगला स्टेप, आप बनाएं एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है मेमोरेंडम और आर्टिकल। मेमोरेंडम बनाते हुए अगर आप याद करें तो इसकी कुछ क्लॉजेज होती थी। कौन सी? नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम होता है और नाम के एंड पे वो वर्ड्स होते हैं। लिमिटेड पब्लिक के साथ आता है, प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट के साथ आता है, एसएमसी प्राइवेट इसके साथ आएगा। वो कंपनी गारंटी ब्रैकेट में लिखेगी और अनलिमिटेड कंपनी नाम के एंड पर अनलिमिटेड लिखेगी। तो आपका जो भी नाम है, नाम के एंड पे ये क्लोजिंग वर्ड्स आ जाएंगे। डन। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, याद होगा इसमें सूबा लिखते थे या पाकिस्तान का वो हिस्सा लिखते थे जो किसी सूबे में नहीं आता। यहाँ एड्रेस नहीं आपने लिखना, यहाँ आपने सूबा या वो पार्ट लिखना है। तो फिर एड्रेस कब बताना है वो एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 21। वो ये कहता है कि आपने 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जिसका एड्रेस आपने अलग से बताना है। इस वक्त अभी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई, रजिस्टर होने से पहले आपने सुबह बताना है, और रजिस्टर होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपने अपना एड्रेस बताना है कि ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा रजिस्टर ऑफिस होगा। कभी चेंज करेंगे तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपने दोबारा से बताना है। कभी इतना चेंज किया कि आप दूसरे शहर ले गए तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी।
ये बातें समझ आ रही हैं? और कौन कौन सी क्लॉजेज है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज होगी। आप बताएंगे आपका मेन नाम क्या है, आपका मेन काम क्या है। अगर एक कंपनी के 15 काम भी है तो उनमें से कोई एक इतना बड़ा जरूर होगा कि आप कहेंगे ये हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो उन्होंने एक टोटका दे दिया है, द बिजनेस इन विच सब्सटैंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड। वो बिजनेस जिसमें आपके सबसे ज्यादा एसेट्स लगे हुए हैं, या प्लान है कि सबसे ज्यादा एसेट्स वहां लगाएंगे, या वो बिजनेस जहां से आपको सब्सटैंशियल रेवेन्यू आ रहा है, या प्लान है कि वहां से आएगा। इन दोनों में से विच एवर इज हायर। तो अगर आपके एसेट्स एक बिजनेस में ज्यादा लगे हुए हैं, रेवेन्यू दूसरे बिजनेस में ज्यादा लगा हुआ है, तो देखिए इन दोनों में से ज्यादा बड़ी चीज क्या है। उसके हिसाब से आप डिफाइन करेंगे कि मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। पुराने जमाने में एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होती थी। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी अपने तमाम मकासद लिख देती थी। अब में पुराने जमाने में एससीसीपी और रजिस्ट्रार भी बहुत तंग करते थे कंपनियों को। अगर आपने कहा है ना कि मैंने एक स्कूल चलाना है, कंपनी बनाई है कि जी मैं एक स्कूल चलाऊंगा, तो कल को अचानक से वो आके कह देते थे आपने स्कूल चलाने का लिखा था मेमोरेंडम में, कैंटीन चलाने का तो नहीं लिखा था, कैंटीन से क्यों कमा रहे हैं। फिर अगर आप लिख दें कि हम स्कूल चलाएंगे जिसमें कैंटीन भी हो सकती है, तो कहेंगे फोटोकॉपी की शॉप क्यों चीजें बेच रही है, तो कभी कॉपियों पे एतराज कर देंगे। फिर ये स्कूल जो है वो आपने बनाया था, जैसे ही आपने एक क्लास आगे गए और आपने स्कूल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया, वो फिर एतराज कर देते थे। तो पुराने जमाने में अच्छी खासी अजियत होती थी। जिसने जिस भी बिजनेस के लिए कंपनी बनानी होती थी, वो एससीसीपी की वेबसाइट पे जाके पूरे फॉर्मेट पड़े हुए होते थे, नहीं तो इंटरनेट पे पड़े होते थे 17 सफे के मेमोरेंडम। अगर आपने एजुकेशन के बारे में सोचा ना, तो जो जो कुछ आप यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन, फिजिकल जो सोच सकते हैं, वो सारी बातें लिखी हुई होती थी। और आप कहते थे ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ताकि आपके ऊपर एतराज ना आए। कंपनी से 2017 आया, उसने कहा यार क्या अजियतें मचाई हुई हैं, आसान करो इसको, बस मेन लाइन ऑफ बिजनेस बता दो। तो जो कंपनियां पहले से चली आ रही थी, प्रिज्यूम किया गया कि जो उनका नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट लिखा है वही उनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, अनलेस कि वो खुद ही चेंज का बता दें। और जो नई कंपनी उनको कह दिया आपने लंबा चौड़ा मेमोरेंडम नहीं बनाना, आप सिर्फ एक लाइन में बता दें कि आप मेन काम क्या करेंगे। यहां तक बात समझ आ रही है? ये मेन काम इलीगल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो लॉ ने मना की हुई हो, या कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसके लिए लाइसेंस लेना पड़े और आपने लाइसेंस ना लिया हो। तो इस क्लॉज में आप बता देंगे हमारा मेन काम धंधा क्या है। अब अगेन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताने का टाइम पीरियड इस चीज ने बता दिया। ये जब भी स्लाइड आएगी इसका मतलब ये अचानक से फर्दर एलेबोरेट कर रही है। अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ कंपनी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस एग्जिस्टिंग कंपनी का नहीं लिस्ट हुआ हुआ नंबर 1 पे, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि उन्होंने जो 250 चीजें लिखी होंगी, जो नंबर 1 पे लिखा होगा वो उनका खुद ब खुद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बन जाएगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो कंपनी मस्ट इन्फॉर्म रजिस्ट्रार कि उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, और ये रिक्वायरमेंट इस सेक्शन और इस सेक्शन को हेल्प करेगी। कंपनी कंप्लीट कर देगी रिपोर्टिंग 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दीज रेगुलेशंस। 2024 में रेगुलेशंस आई, खत्म हो गया, वो टाइम भी खत्म हो गया। 2017 में कंपनीज एक्ट आया था, उस वक्त 6 महीने के अंदर आपने करना था। ये वाली प्रोविजन अब आपके सिलेबस में असूलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद आईकेप भी सिलेबस वैसे ही सिलेक्ट करता है जिस तरह से पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट अपडेट किया था। पिक एंड चूज, ये उठा के हैरत होती है कि ये सेक्शन डाला क्यों और ये निकाला क्यों। लिखत पढ़त करो उनसे तो वो कहते हैं हमारी एजुकेशन कमेटी ने बड़ा थोरो गौर फिक्र करके ये सारा काम किया। और कौन है जी एजुकेशन कमेटी में? वो लोग हैं जो बड़े मसरूफ रहते हैं जिंदगियों में, कभी कभी आते हैं जी, उनमें लॉ के एक्सपर्ट हैं। हाँ जी, एक आध बंदे को लॉ के बारे में भी पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी बड़ी कमेटी बैठ के एक सिलेबस बनाती है जिसके पीछे कई दफा मिसिंग होती है सेंस, और हम मजबूर होकर फंस के खाम खा आपको, मैं ये वो आपको बात बता रहा हूँ जो ऑब्सलीट हो चुकी हुई है। ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस होती हैं जिनकी लाइफ 3 से 6 महीने होती है और ये खत्म हो जाती हैं। ये इसलिए दी जाती हैं कि जैसे ही नया लॉ आया है तो पुराने लोग अपने आप को कैसे एडजस्ट करें। ये ऐसे ही है जैसे मैं आप लोगों को 2021 की एजुकेशन स्कीम बताऊं कि आप लोगों का ये रूल होगा, और मैं आपको 2026 में ये बताऊं कि 2021 जब आया था तो उस वक्त जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनके साथ क्या होना था। आज वाले बंदे को ये बताने का फायदा ही नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा वो 6 महीने साल के अंदर अंदर की कहानी थी। पुराने लोग बेचारे रोते पिटते ट्रांजिशनल स्कीम से नई वाली उसमें आ गए। तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस अभी भी बता रहे हैं सिलेबस में, और कुछ सेक्शन बिला वजह माइनस कर दिए जो बड़े अहम थे। अब पेनल्टीज का सेक्शन बिला वजह माइनस कर दिया।
चले, आई कैप है, वो क्या है, जंगल का बादशाह, तो अंडे दे या बच्चे दे, हम तो आगे बढ़ते हैं। मेमोरेंडम की क्लॉजेज में फर्दर बात चल रही थी। लाइबिलिटी क्लॉज बहुत ही मजे की क्लॉज है, ये बताती है कंपनी की लाइबिलिटी क्या है। अगर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर, तो आप लिखेंगे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिखेंगे लाइबिलिटी लिमिटेड है, और एक एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड कर देंगे कि आप क्लैरिफाई करें कि हमारी लाइबिलिटी कितनी है। ये एक्स्ट्रा सेंटेंस मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, जब हम वाइंडिंग अप के अंदर जाएंगे और मैं वाइंडिंग अप में कंट्रीब्यूटरी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो आपको याद रहे न या ना रहे, मैं इंशाल्लाह आपको ब्रेक लगा के कहूंगा 1 मिनट, मैं आपको वो जुमला पढ़ाना चाहता हूं जो इन कंपनियों ने लिखना होता है। तो फिलहाल वो जुमला हमें नहीं समझ आएगा क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूटरीज का जिक्र है और उसमें वाइंडिंग अप का जिक्र है। तो गारंटी लिमिटेड कंपनी ये लिखने के बाद एक एक्स्ट्रा जुमला लिखते हैं कि कंपनी अगर बंद हो गई तो उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी वाइंडिंग अप के दौरान। वो थोड़ा सा टेक्निकल जुमला है, थोड़ा आगे जाके जब हमें कंट्रीब्यूटरीज और वो सारे कॉन्सेप्ट बेहतर समझ आ जाएंगे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। डन। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज, इसमें क्या आता है, कंपनी का मैक्सिमम ये शेयर कैपिटल होगा, टोटल अमाउंट लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे, वैल्यू पर शेयर लिखेंगे। हर सब्सक्राइबर के लिए वाजिब होगा कम से कम उसको 1 शेयर मिलना है, और जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी है वो ये वाली क्लॉज नहीं डालेंगी। अंडरटेकिंग और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, एक अंडरटेकिंग देंगी कंपनियां, वो अंडरटेकिंग देंगी जो एसईसीपी टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करता रहेगा। आज की डेट पे भी जो उन्होंने स्पेसिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल सिलेबस में नहीं है। एसईसीपी ने उनको स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने अंडरटेकिंग देनी है, इनकी वेबसाइट पे प्लेस्ड है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या, सब्सक्राइबर्स अपने नाम, पते, एड्रेस और अदर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स देंगे। मेमोरेंडम साइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कम से कम एक विटनेस, और विटनेस अपने पर्टिकुलर्स भी लिखेगा। और यहां आप कहेंगे कि हम वो चंद लोग हैं जिनके नाम पते दिए हुए, हम चाहते हैं कि हम एक कंपनी बनाए। यही इससे कनेक्टेड एक सेक्शन है जो बताता है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है वो प्रिंट होना चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइड हुआ वो, डेट डली हुई हो, तमाम सब्सक्राइबर साइन करके प्रेजेंट नेम, ऑक्यूपेशन और अलग अलग चीजें दें, और अदर पर्टिकुलर्स एज में भी। काशी कैफ होता और मैं इतना कह के रुक जाता, बट सीए फाइनल में वो तसल्ली से उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। इससे पहले कि हम उन सारी बातों के अंदर उतरें, एक दफा फर्स्ट कैजुअल का टेबल बी देख लेते हैं। फर्स्ट कैजुअल में डिफरेंट कंपनियों के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मेमोरेंडम का जो फॉर्मेट है वो मैं आपके साथ सिर्फ दिखाने के लिए शेयर कर देता हूं। उससे क्या होगा, हमें एक थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा कि हमने फर्स्ट कैजुअल को भी थोड़ा सा देख लिया है, और थोड़ा सा शक्ल भी नजर आ जाएगी ये सारी बातें प्रैक्टिकली कैसे दिखती हैं। तो प्रैक्टिकल फॉर्मेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, सबसे पहले ऊपर मेमोरेंडम एसोसिएशन की हेडिंग आई, नेम ऑफ कंपनी इज, आप नाम लिख देंगे और उसके साथ जो भी क्लोजिंग वर्ड है। ये फॉर्मेट है तो उन्होंने सारी तरह के वर्ड्स यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो आप एक लाइन में लिख देंगे नाम, फिर बता देंगे रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी फलाना सूबे में है, फिर बता देंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो कंपनी का क्या है, और फिर उसके बाद ये वो वाली बातें जो उन्होंने स्पेसिफाई की हुई हैं कि सिवाय फलाना फलाना काम के हम ये नहीं करेंगे, हम एनबीएफसी में नहीं जाएंगे, हम रियल एस्टेट में नहीं जाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम फलाना नहीं करेंगे। ये एक स्पेसिफिक वो अंडरटेकिंग है जो उन्होंने हमें बता दी है। ये अंडरटेकिंग यहां तक जाते जाते कवर हो जाती है। फिर आपकी होगी लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स फॉर ऑथराइज्ड कैपिटल। इस तरह से दिखती है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी इज 1 मिलियन डिवाइडेड इनटू 100,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच। फिर उसी तरह का जुमला, हम चंद लोग जिनके नाम पते दिए हुए हैं। फिर इस तरह से करके आपकी सब्सक्रिप्शन क्लॉज आती है, तमाम लोगों के नाम, सीरियल नंबर, उनके एनआईसी, उनकी बाकी डिटेल, उनकी नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, यहाँ पे कितने कितने शेयर्स लिए हुए हैं, और यहाँ उन्होंने साइन करना होता है। इस पे तारीख लिख देते हैं आप। फिर एक विटनेस जिसकी मौजूदगी में उन्होंने साइन किए हैं। भाई अप्लाई एक बंदा कर रहा है, 12 बंदे पीछे बैठे हुए हैं, और वो कागज जमा कराया, उस कागज पे 12 लोगों ने साइन किए हुए हो, तो क्या ये 12 ने साइन किए या इस एक अकेले ने 12 लोगों के साइन कर दिए? तो ये साइन आपने जब करना है तो एक विटनेस मौजूद होना चाहिए, एक खास क्वालिफाइड विटनेस होना चाहिए। उस विटनेस की मौजूदगी में आप इसे साइन करेंगे और फिर जमा कराएंगे। लेकिन अगर ये ऑनलाइन फाइलिंग होगी तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। वो विटनेस भाई अपनी डिटेल भी देंगे, साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा, अपने का वाइफ देगा, अपनी नेशनैलिटी बताएगा, और वो कहेगा कि हाँ भाई ये मेरे सामने सारी चीजें हुई हैं।
ऑनलाइन के केस में डिजिटल सिग्नेचर ऐड होंगे, उसके ऊपर भी बात करते हैं, और फिजिकल के केस में वो फिजिकल साइन करेगा। जी ये अभी चल रहा है, अब तो खत्म हो गया, अब तो ऑनलाइन हो गया। अगेन वही वाली बात है, इसीलिए मैं बार बार साथ साथ जिक्र डिजिटल का भी कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज एक्ट 2017 में आता है और कुछ चीजें कह देता है एसईसी भी साथ साथ बताएगा। जब 2017 में कंपनीज एक्ट आया था तो कंपनीज जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स रेगुलेशन 2018 की आई थी, जो उस वक्त के कंपनीज एक्ट को एक्सप्लेन कर रही थी। जमाना आगे जाता गया, अब 2024 में और चीजें रिवाइज हो चुकी थी, ई फाइलिंग और ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एससीसीपी का और अच्छा हो गया था, तो इन्होंने उस 2018 वाली रेगुलेशन को खत्म कर दिया। अब ये 2024 की रेगुलेशन है जो अब ये लेटेस्ट बातें बता रही है। तो एससीसीपी क्या करता है, एक्ट को तो नहीं बदल सकता आराम से, अपनी रेगुलेशन में चीजें रिवाइज करता रहता है और आई कैप जो है हमारे सिलेबस में डालता रहता है। अभी करंटली चल रही है। अब करंटली इसके साथ रेगुलेशंस, अब ये तो लॉ वाली बातें हैं ना, ये उसी तरह से लिखी है, रेगुलेशन आपको बताएगी। तो जैसे ही आपने बात की मैं ऐसे करूंगा तो रेगुलेशन आ जाएगी। कहां बात आना है उसने, साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के ऊपर रेगुलेशन 11 है। जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, मेमोरेंडम और आर्टिकल मस्ट बी साइन बाय ई सब्सक्राइबर ईदर फिजिकली और, अब ये रेगुलेशन आज की लेटेस्ट बात बता रहा है कि आप फिजिकली भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं। इसका मतलब है फिजिकली टोटली एब्सोल्यूट नहीं, ऑब्सलीट नहीं किया, समहाउ कुछ लोग फिजिकल लेके चल सकते हैं। नॉन नेचुरल पर्सन, भाई हमारी कंपनी का मेंबर एक और कंपनी है, अब कंपनी के तो हाथ ही नहीं होते। अभी नॉन नेचुरल पर्सन जो है जब वो सब्सक्राइबर के तौर पे आएगा तो क्या होगा, अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगी तो उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू जिसको ऑथराइज किया होगा वो आके साइन करेगा। अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी तो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसको पावर दी होगी बाकी पार्टनर्स ने कि तुम साइन कर सकते हो हमारे बिहाफ पे। ऑल अदर केसेस में जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इस तरह से करेगा। मैंने आपको बताया 2024 की रेगुलेशन सबसे ज्यादा इस चैप्टर को अफेक्ट कर रही हैं। जी पाकिस्तान में अलाउड है? जी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या पाकिस्तान में अलाउड है? दुनिया में ये कॉन्सेप्ट बड़े अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान में 2017 में लाने की कोशिश की, फ्लॉप हो गया, फिर 18 में लाने की कोशिश की, फ्लॉप हो गया। क्योंकि जो एलएलपी आई तो टैक्स की लॉ वालों ने कहा कि हम इसकी टैक्सेशन कंपनी की तरह करेंगे, तो फिर फायदा, वो जो जितने भी लोग एलएलपी की तरफ जा रहे थे कि लायबिलिटी मिले लिमिटेड और रहे पार्टनरशिप, तो जब उन्होंने कंपनियों वाला सर पे तलवार डाल दी तो लोगों ने कहा फिर हम कंपनी बना लेंगे। तो ये आइडिया फ्लॉप होकर खत्म हो गया। पर 2020 में भी आइडिया लेके आ रहे थे कि कोविड से लड़ते रहे। अब ये आइडिया दोबारा से आ चुका हुआ है और अब एलएलपी के ऊपर जो है बड़ी तेजी से काम हो रहा है और अब कुछ अरसे बाद इसके ऊपर काम होगा। बल्कि इस वीकेंड पे, वीकेंड फ्राइडे या सैटरडे को आई कैप और एसईसीपी मिलकर इसके ऊपर सेशन कर रहे हैं। एसईसीपी प्रोफेशनल्स को बुला के एलएलपी का इस वक्त जो लेटेस्ट कानून है वो समझाएगा। अल्लाह एजुकेशन डिपार्टमेंट की नजर से दूर रखे एलएलपी के कानून को, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता लग गया कि कानून फिर से आ गया है हमारे सिलेबस में ऐड हो जाएगा। रिसेंटली ट्रस्ट ऐड कर चुके हुए हैं और पीआईए वगैरह की जिस तरह से बातें शातें बहुत ज्यादा चल रही थी तो उन्होंने फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर का एक और लॉ भी ऐड कर दिया। तो अभी एलएलपी आईकेप के उन लोगों की नजरों से महफूज है जो सिलेबस बनाते हैं। लेकिन किसी भी वक्त हो सकता है आप पेपर दे के फ्री हो, आप पेपर पास करें तो आपसे आगे जो आने वाले लोग हैं उन पे अचानक से एलएलपी का कानून आ जाए। विटनेस की रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 14 आती है। वो विटनेस के बारे में कहते हैं कि विटनेस के केस में जब वो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन करेगा तो नो विटनेस इज रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। जरूरत ही नहीं। क्यों? चूंकि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक इंसान हूं, ये इंसान है, ये इंसान है, हम तीनों के डिजिटल सिग्नेचर बनेंगे, यानी हम लोगों का अलग अलग यूजर नेम होगा, अलग अलग पासवर्ड होगा। ये अपने यूजर नेम पासवर्ड से जाएंगे, मैं अपने यूजर नेम पासवर्ड से, अपने यूजर नेम पासवर्ड से, हम वहां जाके जब टिक करेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली अगर एक ही बंदे ने तीनों अकाउंट बनाए हुए जी, बायोमेट्रिक एक दफा हो गई ना, अब क्या हर लॉगिन पे, क्या हर स्टेप पे बार बार बायोमेट्रिक होगी? तो इसमें भी अभी बड़े सारे इफ एंड बट है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इसको वो कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब वाकई ही साइन नहीं है, सिर्फ आपने अपने क्रेडेंशियल्स यूज करके जब साइन इन करना है, पहली दफा आपने बायोमेट्रिक भी करना है और उसके बाद अभी कुछ जगह बायोमेट्रिक रिफ्रेश करना होता है, कुछ जगह नहीं करना होता। तो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन उन्होंने कहा भाई विटनेस की नहीं चाहिए, क्योंकि वेबसाइट ही खुद से
हर बंदे को इंडिविजुअली काउंट कर रही है। फिजिकल में तो डाउट था ना कि एक बंदे ने वो कर दिया, तो वो कह रहे हैं फिजिकल में डाउट होता है, इलेक्ट्रॉनिक में डाउट नहीं है, हर बंदा अपने लॉगिन से आया होगा। फिजिकल सबमिशन में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी विटनेस बाय अ पाकिस्तानी नेशनल, एक पाकिस्तानी इंसान करेगा और उसके पास CNIC हो। इफ अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक, ओथ कमिश्नर और क्लास 1 मैजिस्ट्रेट फॉलो रेलेवेंट लीगल रिक्वायरमेंट फॉर विटनेसिंग। नोटरी पब्लिक, क्लास 1 मैजिस्ट्रेट, जज लेवल का बंदा या इस तरह के लेवल के बंदे से जब आपने साइन करवाया होगा, विटनेस करवाया होगा, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं होता डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा दे, तो अटेस्ट करते हुए इस तरह की मोहर लगनी चाहिए और इस तरह का लिखा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई जो आपका रेलेवेंट लॉ है ना उसमें जो चल रहा है वो फॉलो होगा। ये नोटरी पब्लिक क्या होता है? नोटरी पब्लिक ये जो आपके डिफरेंट किस्म के स्टैम्प पेपर का आइडिया है, हाँ, स्टैम्प पेपर के पीछे एक अथॉरिटी है, यानी कि स्टैम्प पेपर एक खास रुपीस का है और उसके बाद उसकी फिर नोटिफिकेशन हो रही होती है कि भाई ये किस किस क्लास का किस तरह से चलेगा। नोटरी पब्लिक वो पीछे अथॉरिटी है जो इन स्टैम्प पेपर को एंड ये जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को अटेस्ट करने की पावर होती है उसको कंफर्म करते हैं कि क्या बैक एंड पे वही लोग मौजूद हैं। तो ये थोड़ा सा पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम बकायदा जाते थे एक नोटरी पब्लिक के पास, उस वक्त क्या होता था ये स्टाम्प पेपर इशू करते थे, अब तो स्टाम्प अब स्टाम्प पेपर भी डिजिटल हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब तकरीबन 1-2 साल बाद इसमें भी मुसीबत पड़ जाएगी, यहाँ पे भी अचानक से वो रिफ्रेश होके कहेंगे। तो वही वाली बात है कि अभी भी कुछ जगह पे अगर नोटरी पब्लिक चल रहा है, आप असल में बैठे हैं लाहौर में तो आप सारी बातें लाहौर के हिसाब से सोच रहे हैं। आप मोरो में बैठ के कंपनी रजिस्टर कराने गए हैं और मोरो में वहां पे आपके पास डिजिटल फाइलिंग और उस तरह की ऑप्शन उस तरह से अगर अवेलेबल नहीं है, या वहां पे वो रजिस्ट्रार का वो वाला सेटअप नहीं है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीका उस तरह से काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है वहां पे आपको वाकई ही एक नोटरी पब्लिक के पास जाकर उससे काम करवाना पड़े। जैसे मेरा जमीन के केस में एक जगह पे एक ट्रांसफर प्रोसेस से गुजरा, पंजाब के मैक्सिमम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, लेकिन मुझे एक पटवारी के सामने बैठ के, वो जमीन पे बैठा था, मैं भी सामने आलती पाती मार के जमीन पे बैठा था और फाइलें बिखरी हुई थी और उसके बीच में से मेरे वो डॉक्यूमेंट ढूंढ के मुझे दे रहा था। रोज से पैसे कितने मांगे? बस यही तकलीफ दे बात है। उन पैसों को बचाने के लिए मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। वो कह रहे थे कि जी पैसे से काम हो जाएगा। मैंने कहा जी मसला क्या? कहते हैं इस जगह जाना पड़ेगा, उस मजिस्ट्रेट के पास, उधर। मैंने कहा मैं हर जगह जाऊंगा। 1 हफ्ते की छुट्टी ली, उसने सारी जगह में जो गोल घुमाया, मैंने सारे कागज पूरे किए, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर मेरे ससुर ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें पहले ही कहा था गलत सिस्टम से लड़ रहे हो। मैं कहा जी मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है। उन्होंने कहा लगे रहो। तो 2 साल बाद फिर एक और बंदे ने 5000 की पत्ती दी वहां जाके और काम हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है कि कुछ चीजें निजाम थोड़ा सा खराब चल रहा होता है, तो इसलिए ना आप अभी उस निजाम में आप फौरन से बहुत इलेक्ट्रॉनिक ना हो जाए, ठीक है? थोड़ा लाहौर से बाहर निकले। आप फिर भी एक ज्यादा ऑर्गेनाइज सूबे में बैठे हैं जहां कानून की बड़ी पासदारी होती है, जहां पे चीजें और तरह से चलती हैं। तो इसलिए अभी भी आपको कुछ पुराने अल्फाज नजर आएंगे, आपने दुखी नहीं होना। यहां तक बात समझ आई? ये बात तो आई नहीं। अदर इंफॉर्मेशन कौन सी प्रोवाइड करनी है? सब्सक्राइबर ने अगर वो पाकिस्तानी नेशनल है तो अपना वैलिड CNIC देगा या नाइकॉप देगा। ये क्या है जी नाइकॉप? नेशनल पासपोर्ट भी बनवाया। हाँ जी, किसी का तो कोई जानने वाला बाहर होगा। नॉन रेजिडेंट लोगों का पाकिस्तानी पर्पस के लिए जो शनाख्ती कार्ड है नाइकॉप। फॉरेन नेशनल्स जो है वो वैलिड पासपोर्ट नंबर देंगे। बाकी एंटिटीज जो रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल एड्रेस वगैरह होगा उनका जिस भी जगह का वहां देंगे। फिर आएगी यूबू डिटेल्स। असल में अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर जो है ना, बोलते बोलते अटकता बहुत है, तो मैं उसे यूबू बोलता हूँ। तो जगह जगह हम कहेंगे यूबू की डिटेल। यूबू क्या है? अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप। जो भी सब्सक्राइबर्स के पास 25% या उससे ज्यादा स्टेक है वो अपना नाम देंगे, वो अपना फादर नेम, स्पाउस नेम वगैरह देंगे, वो अपनी ये डिटेल देंगे, अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन बताएंगे, अपना नॉर्मल एड्रेस बताएंगे, अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे, और जिस वक्त उन्होंने ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप पकड़ी है उसकी डिटेल बताएंगे। इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसमें इन लोगों की फॉरेन शेयर होल्डिंग्स भी होती हैं। फिर एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें इनकी पाकिस्तान की शेयर होल्डिंग्स और पाकिस्तान से बाहर की शेयर होल्डिंग भी रखनी होती है। वो चैप्टर 10 में जाके वाली बातें आएंगी। फिर जो इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग या कंट्रोल वगैरह है फॉर एंटिटीज इन द ओनरशिप चेन। क्या मतलब? हमारी कंपनी के शेयर की एक और कंपनी ने और वो कंपनी किसी और की सब्सिडियरी है, एक चेन चल रही है। तो उस चेन के केस में नेम और लीगल फॉर्म क्या है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या है,
बिजनेस एड्रेस, कंट्री वगैरह क्या है, शेयर होल्डिंग और कंट्रोल परसेंटेज यूबू की इसमें कितनी है, और अगेन आइडेंटिटी ऑफ सीनियर मैनेजिंग ऑफिसर अगर कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। हमारा एक बंदा एक कंपनी को ओन करता है और वो कंपनी हमारे शेयर्स ओन करती है, तो इनडायरेक्टली वो बंदा हमारे शेयर्स ओन करता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे। ये लीगल फॉर्म लीगल फॉर्म से मुराद है कोई भी, मतलब आपका लीगल, उसने एक पार्टनरशिप के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो हम बताएंगे कि पार्टनरशिप है जो इस बंदे के थ्रू आ रही है। ये कंपनी है। ठीक है, कंपनी है तो वो कंपनी है, ट्रस्ट है, यानी लीगल फॉर्म का मतलब है आप क्या है, वो जो इदारा, मतलब ये बंदा सामने से नहीं आ रहा, अगर एक इदारे के थ्रू आ रहा है तो उस इदारे की क्या शक्ल है, वो उसकी लीगल फॉर्म है। डन। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर किसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि नेचुरल पर्सन है हु ओन्स और कंट्रोल्स अ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एटलीस्ट, एक कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली में आ गए वो जो उसके इदारों के थ्रू थी, जो 25% शेयर्स या वोटिंग राइट रखेगा और इफेक्टिव कंट्रोल बाय अदर मीन, दिस कंट्रोल में बी एक्सरसाइज थ्रू अ चेन ऑफ ओनरशिप और बाय क्लोज एसोसिएट। ये ओनरशिप खुद भी की जा सकती है, ये चेन ऑफ ओनरशिप के थ्रू भी हो सकती है, और ये अपने यारों दोस्तों के साथ मिलकर भी हो सकती है जो क्लोज एसोसिएट है। फिर यही लॉ आगे जाके क्लोज एसोसिएट्स को भी डिफाइन करता है। तो कैफ में कितनी मजे की बातें होती थी, अच्छा भला हम प्रिस्क्राइब पढ़ते थे और निकल जाते थे। जी 25% पे अल्टीमेट कहते हैं। जी 25 पे से अल्टीमेट क्यों कह दिया है, असल में एक कंपनी में 25% का मतलब है कि गेम उसी की है। एक लिस्टेड कंपनी में अगर 70,000 शेयर होल्डर्स हैं और एक अकेले के पास 25% है तो वही गेमर है। और ऐसा नहीं होता कि एक अकेले बंदे के पास 70% 60% हो, लिस्टेड कंपनी में स्टेक बुरी तरह से बिखरा हुआ होता है, तो 25% से इनको लगता है कि हैवी गेम हो गई है। 30% वाले बंदे को तो लिस्टेड कंपनी इलेक्शन रिवाइज कराने की इजाजत दे देती है कि वो आके कहे मजा नहीं आ रहा दोबारा करो इलेक्शन, मैं तो हूं ही नहीं। तो वो ये इस रेगुलेशन ने 25% वाले को यूबू कहा। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉरेन सब्सक्राइबर और सिक्योरिटी क्लियरेंस, इस पे आप खासतौर पे मार्क कर लें, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का अदर लॉ जब पढ़ेंगे तो ये उसके साथ जोड़ के भी पढ़ना है, ये यहां पे भी काम आती है और आईकैप इसके साथ मिक्स करता है फेरा को। इसमें क्या होगा, फॉरेन सब्सक्राइबर जो है वो जब आएंगे तो क्या होगा, फॉरेन कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, उसकी जो प्रोफाइल है, उसके डायरेक्टर्स की डिटेल, उसके पासपोर्ट वगैरह की कॉपी जो भी उन लोगों की है, लेटेस्ट रिटर्न, आपका जो भी चार्टर, स्टैचू या मेमोरेंडम है, अभी पाकिस्तान में तो मेमोरेंडम बोल दिया, किसी और मुल्क में चार्टर बोल सकते हैं, किसी और मुल्क में स्टैचू हो सकता है, जो भी उनके यहाँ का इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट है वो। सर्टिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सर्टिफाइड बाय लोकल पब्लिक ऑफिसर या नोटरी पब्लिक या अपोस्टिल्ड इफ एप्लीकेबल है। ले जी, आप नोटरी पे परेशान थे, वो एक नई चीज ले आए। हाँ जी, क्या है ये इफ एप्लीकेबल, अगर जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी। नहीं ये तो सही है, ये पीछे वाले भाई साहब क्या है, जिस तरह से नोटरी पब्लिक भी तकरीबन गुमशुदा है, जब बाहर के मुल्क से कोई पाकिस्तान में आता है तो फिर हमारा ना एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड होता है। इन्वेस्टमेंट बोर्ड फिर देखता है कि चीजों को किस तरह से अलाउ करना है, क्योंकि जब दूसरा मुल्क और पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया ना तो अचानक से बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के झगड़े शुरू हो जाएंगे। अचानक से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बीच में आ जाएगा और वो कहेगा नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो शायद आपको बताओ कि अगर एक बंदा मुल्क से बाहर जा रहा हो तो एक खास लेवल से ज्यादा डॉलर नहीं ले जा सकता, बाहर से खास लेवल की करेंसी पाकिस्तान में उस तरह से कैरी नहीं हो सकती। तो इन सब के पीछे डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं जो फॉरेन नेशनल्स या बाहर के लोग पाकिस्तान में जब डील कर रहे होते हैं उनका पूरा हिसाब किताब रख रहे होते हैं। तो फिर फेरा में हम पढ़ेंगे कुछ ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं और उनके साथ कनेक्टेड कुछ लोग होते हैं जिनसे हमें अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। तो ये रेगुलेशन पे इसलिए मैंने आपसे लिखवाया है कि ये इधर जो बात बता रही है उससे पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी, इसको हम उसके साथ जोड़ के पढ़ेंगे। तो ये आईकैप ने तकरीबन पिछले कोई 3 अटेम्प्ट्स में 2 दफा पूछा हुआ है, तो उनको पसंद है ये वाली बात, सिक्योरिटी क्लियरेंस वाली। फॉरेन इंडिविजुअल जो सब्सक्राइबर है उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होगा उसके बायोडाटा की 5 कॉपीज, उसका वैलिड पासपोर्ट, उसका एक ओरिजिनल अंडरटेकिंग एनेक्जर एस के मुताबिक जो नोटरी पब्लिक ने ओके किया वो। सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑब्टेन करेगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फॉर फॉरेन सब्सक्राइबर ऑफिसर, अंडरटेकिंग दी जाएगी। इंडियन नेशनल्स के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी है जो इंडिया के ओरिजिन से आ रहे हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड
मैट्रिमोनियल सर्विसेज, ये कौन सी सर्विसेज है? वो शादी वाली शादी वाली या मरने वाली? मरने वाली नहीं शादी वाली। देख लें, मरने सोच लें, शादी वाली। सर्च करना पड़ेगा ये तो। मुझे लगता है शादी वाली। जो सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही हैं उनके लिए लाजमी सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होगी हमें अपने लोकल अथॉरिटी से। और मैट्रिमोनियल बकौल आपके शादी वाली सर्विसेज, तो जो दूसरे मुल्कों में बैठ के पाकिस्तानी लोगों को शादी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी होगी। क्यों? कोई बात नहीं, हमने अगले हर वर्किंग डे इकट्ठे होना है तो एक छोटा सा होमवर्क होगा कि आप ये सर्च करके आएंगे कि मैट्रिमोनियल से क्या मुराद है यहाँ, और इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे मुराद शादी ब्याह के अलावा भी कुछ हो सकता है। पॉलिसी चेंजेस, सिक्योरिटी क्लियरेंस के प्रोसीजर जो है वो चाहे तो गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सके। तो अच्छी भली बात चल रही थी, टॉपिक समझ आ रहा था, एकदम से ये रेगुलेशंस आ गए और धाड़ 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 हमें चीजें बताते चले गए। बट अगेन पेपर में जाहिर है अगर वो आपसे कहते हैं कि जी ये कंपनी बन रही है, चंद लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं और उन चंद लोगों में से 3 ऐसे लोग हैं, एक पार्टनरशिप है जो उस कंपनी के ओनर्स में से है, एक इंडिया का बंदा है और एक जिम्बाब्वे का बैंक है। अब आप उन्हें मशवरा दो कि वो कंपनी कैसे रजिस्टर कराएं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिम्बाब्वे के बैंक वाला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में जाके देखेंगे, वहां कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी लॉ देखेंगे तो कंपनी लॉ बता रहा होगा कि जी आपने सब्सक्राइबर्स की डिटेल देनी होती है। तो फिर ये रेगुलेशन बता रही होगी कि अगर सब्सक्राइबर फॉरेन नेशनल है तो फिर क्या होगा, और कौन से मुल्क वाले बंदे को सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए और किस मुल्क के बंदे के साथ क्या करना होगा। तो एग्जैक्टली इसी कॉन्टेक्स्ट पे आई के अपने एक सवाल दिया था 2 अटेम्प्ट्स पीछे, और ये सवाल वो पहुंच सका होगा वहां तक जिसको समझ आया होगा, जिसने कम से कम सेक्शंस के साथ रेगुलेशन को जोड़ के अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी। तो रट्टा नहीं मारना, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे फिट इन हो सकती है। डन। सिक्योरिटी क्लियरेंस से मुताबिक जनरल रूल ये है कि हर किसी को सिक्योरिटी क्लियरेंस है। फॉरेन जो बाहर वाले हैं, बाहर वालों के लिए जनरल सिक्योरिटी क्लियरेंस सबके लिए चाहिए, लेकिन जो मतलब जो स्पेसिफिकली इंडियन है उसके ऊपर ज्यादा डिटेल से स्क्रूटनी होगी। यानी ओवरऑल जो बाहर से आया ना, कम से कम वो अपने कागजों समेत आएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस का हमेशा ही मतलब नहीं कि आप उनकी तफ्तीश करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, आप उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके, यानी कि कम से कम उनके पासपोर्ट देख के कि हाँ भाई ये उसी मुल्क के नेशनल हैं या नहीं है, ये बेसिक सिक्योरिटी क्लियरेंस है। लेकिन इंडियन नेशनल के केस में अथॉरिटी से भी पूछना होगा और फिर डिटेल से उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि कहीं वो पाकिस्तान में गलत अजाइम के साथ तो नहीं आ रहे। आपको पता है इंडिया तो फिर हमारा पड़ोसी मुल्क है। सर ये जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस जो बाहर के रेजिडेंट लाइक सिटीजन उनके लिए, अगर पाकिस्तानी बंदा बाहर गया तो फिर हमारा उसके लिए नहीं, ये फिलहाल बाहर के बंदे जो हमारे पास आ रहे हैं, जब हम बाहर जाएंगे तो हम तो उस मुल्क के लॉ को देखेंगे, फिर वो उस मुल्क का लॉ हमारे बारे में क्या कहता होगा वो उस मुल्क के लोगों का मसला है। हाँ, हम बाहर फिजिकली जाए और बात है, हम यहाँ बैठे बैठे बाहर की सिक्योरिटी खरीदें, पाकिस्तान का पैसा बाहर गया और बाहर से पैसा पाकिस्तान आ रहा है, स्टेट बैंक बीच में आ जाएगा, क्या मेरे बगैर ये सब नहीं हो सकता। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 19, 20। एक चैप्टर सिक्योरिटीज को डील करता है, एक लोन्स को डील करता है। जब भी सिक्योरिटीज या लोन में क्रॉस बॉर्डर्स बात हो रही होगी तो वो वाला लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगेन मैंने आपसे कहा था कि कॉर्पोरेट लॉ में ना माइंड मैप बड़ा जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि किस तरह के इशू पे कौन से वाले लॉ को देखना है। तो फॉरेन एक्सचेंज का लॉ ही हमेशा लोन्स और सिक्योरिटी के बारे में डील करता है, और अगर वो बाहर के कुछ लोग पाकिस्तान में कंपनी बना रहे हो तो फिर ये वाली रेगुलेशन जो भी पड़ी थी वो उसके साथ जोड़ के देखनी है। अब अगला स्टेप है, हम आर्टिकल्स बनाएंगे। जहां घबरा जाए बता देना, नहीं सर इजी सी है। घबराए तो नहीं ना बैठे, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बातें कैफ वाली हैं, बस बीच में कुछ थोड़ा थोड़ा सा जरा मूड का जायका खराब हो जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी के बायलॉज, कंपनी के डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी ये काम किस तरह से करेगी, वो काम किस तरह से होगा। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के पास 2 ऑप्शंस होती हैं। क्या कुछ याद है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास 2 ऑप्शन है। नहीं, वो तो इधर ही हमने पढ़ा था, कैफ में आपने कुछ पढ़ा था, आर्टिकल्स टेबल है,
जो लिमिटेड बाय शेयर है उसके पास दो ऑप्शन है, बना बनाया टेबल ए अडॉप्ट कर लिया। अब ये टेबल ए क्या बोला है, फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफरेंट कंपनियों के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फॉर्मेट है। टेबल ए एक कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स के आर्टिकल्स का। तो अगर आपको आर्टिकल्स बनाने में दिक्कत है, भाई मेमोरेंडम बनाना तो बहुत आसान है। जैसे भाई ये ई फाइलिंग की बात कर रहे थे, आज लोग जाते हैं वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हैं और वहीं पे उन्होंने खाने दिए होते हैं, यहाँ नाम लिखो, यहाँ फलाना लिखो, यहाँ फलाना लिखो, तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, ये जुमले भी नहीं लिखने पड़ते, आपने फिल इन द ब्लैंक करनी होती है और खुद ब खुद आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम जनरेट हो जाता है। बट आर्टिकल्स के लिए क्या करें, आर्टिकल में तो डिटेल रूल्स समझने पड़ेंगे, लॉ पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लॉ ने यहाँ ऑप्शन दे दी। वो ऑप्शन क्या है कि आप चाहें तो कह दें कि मैं टेबल ए को फॉलो कर लूंगा, नहीं तो आप अपने आर्टिकल्स खुद से अगर स्पेशलिस्ट से बनवाना चाहें तो भी बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों ऑप्शन है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के पास कि वो चाहें तो आर्टिकल्स रजिस्टर करा लें, नहीं तो टेबल ए को अडॉप्ट कर लें। बाकी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स कंपलसरी है, यानी बाकी कंपनी अपने आर्टिकल्स खुद से बनाएंगी और गारंटी लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी अपने आर्टिकल्स में अपने स्टार्टिंग नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर कैपिटल, अगर वो हैविंग शेयर कैपिटल है तो स्टार्टिंग कैपिटल लिखेंगे, और अगर वो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो स्टार्टिंग नंबर ऑफ मेंबर्स लिखेंगे। आर्टिकल्स में तमाम तरह के ग्रुप ऑफ मेंबर्स के राइट्स, लायबिलिटीज और इस तरह की चीजें लिस्ट डाउन की जाएंगी। आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी करने पे पेनल्टी होगी। अल्लाह का शुक्र है वो तो कैफ में भी आप याद नहीं रखते थे, तो सीवैप में तो वैसी ओपन बुक एग्जाम है। लेकिन माहौल खराब करने अचानक से रेगुलेशन आ गई। Reservation of name and incorporation use articles as per table A of the first schedule to the act. हम कंबाइंड एप्लीकेशन दे सकते हैं। याद है हमने कहा था कि अगर आप नाम रिजर्व करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो आज के दौर में नाम की रिजर्वेशन की और आर्टिकल्स वगैरह रजिस्टर कराने की आप इकट्ठे एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। मेमोरेंडम बनाते हैं और आर्टिकल्स रजिस्टर कराते हैं। क्योंकि मेमोरेंडम में वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने थोड़ी थोड़ी सी डालनी है और वो आप उनके पास भेज देते हैं। तो आप कंबाइंड एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन। अगर आप ऑप्ट करते हैं कि मैंने सेपरेट इनकॉर्पोरेशन करवानी है तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन यूज टेबल ए आर्टिकल्स एंड नोटिफाई द रजिस्ट्रार वाया फॉर्म 1। अगर आप कंबाइंड एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप नेम की रिजर्वेशन के साथ कह देंगे भाई वो आर्टिकल्स के लिए तो हम टेबल ए को फॉलो कर लेंगे, एक एप्लीकेशन से दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग करना है तो नेम रिजर्वेशन अलग, और जब कंपनी को आप आगे लेके जाएंगे, जब आप उसको रजिस्टर करवा रहे होंगे तो फिर आपने फॉर्म 1 पे टेबल ए को अडॉप्ट करने के बारे में बता देना है। और अगर आप टेबल ए यूज नहीं कर रहे, फाइल कर दें अडॉप्टेड आर्टिकल सेपरेटली विद रजिस्ट्रार। तो 3 ऑप्शन है, नेम की रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन के साथ कह दें मैं टेबल ए फॉलो कर लूंगा, नहीं तो अगर बाद में कहना है तो फॉर्म 1 में बता दें कि मैं टेबल ए को फॉलो कर लूंगा, नहीं तो कह दें ये मेरे आर्टिकल्स हैं मैं टेबल ए को फॉलो नहीं कर रहा। बाकी कंपनियां जो गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी है वो फाइल करेंगी अपने आर्टिकल्स हमेशा अपने तरीके से, क्योंकि उन्होंने तो बनाने ही बनाने हैं। तो इस कंपनी को लॉ ने ये ऑप्शन दी थी कि आप इस तरह से कर सकते हैं। आर्टिकल्स वाली बात समझ आई जी। अब अगेन टेबल ए में अगर आप चेंज करेंगे तो वो टेबल ए नहीं रहेगा, आर्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेबल ए के कंटेंट में से कुछ आप अपनी पसंद से कुछ लिखना चाहें तो वो आपके आर्टिकल्स काउंट होंगे, जो टेबल ए से डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपके बनाए हुए आर्टिकल्स कम से कम टेबल ए के कंटेंट्स को पूरा करें। रजिस्ट्रार को फाइल करना, हाँ, यानी कि रजिस्ट्रार को आपको अलग से फाइल करना पड़ेगा। आखिरी स्टेप्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करें और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लें। आपने क्या किया, नेम चूज किया, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाया, डॉक्यूमेंट्स फाइल किए और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिया। रेगुलेशन आ गई, उसने कही ये एप्लीकेशन सेपरेट भी हो सकती है और कंबाइंड भी हो सकती है। अगेन सेपरेट में नेम रिजर्वेशन अलग और ये वाली अलग, और कंबाइंड में रिजर्व नेम एंड इनकॉर्पोरेट द कंपनी ऑनलाइन एक्सेप्ट फॉर बिजनेसेस नीडिंग स्पेशल, जिनके स्पेशल लाइसेंस नहीं चाहिए आप कंबाइंड वो एप्लीकेशन नेम रिजर्वेशन की और इनकॉर्पोरेशन की इकट्ठे दे सकते हैं। अगर सेपरेट एप्लीकेशन होगी तो ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। शुक्र है ओपन बुक एग्जाम है, नहीं तो रट्टा मारना पड़ता। कंबाइंड एप्लीकेशन होगी तो ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, ये काम करना होगा। आपने ऑनलाइन स्कैन कॉपीज जमा करानी होगी कि हम इस तरह से कर रहे हैं। नेम रिजर्वेशन के लिए आपने 3 नेम्स अपनी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देना होगा। आप कहेंगे हमें नेम रिजर्व कराना ही, हमें बड़ा प्यारा नाम लगता है। अब बजाय इसके कि वो फिर बाद में कहें नहीं ये नाम नहीं, और फिर आप हफ्ते बाद सोच के कहें, तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
प्रेफरेंस उन्हें बता देंगे। पहला नहीं अगर बात बनी तो दूसरा, दूसरा नहीं बात बनी तो तीसरा, तो आप इस प्रेफरेंस में उनको कर सकते हैं। और अगर आपके नाम रिफ्यूज हो गए तो फिर वो एक रिफ्यूजल ऑर्डर आपको इशू कर देंगे। तो आप क्या आप वो लेके हायर लेवल के रजिस्ट्रार के पास जाना चाहें या एससीसीपी के पास जाना चाहें तो आप इस तरह से कर सकें। ये जो आपने एप्लीकेशन दी है, इसके साथ आप एक डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस भी देंगे। आप मेमोरेंडम जमा कराएंगे, आर्टिकल जमा कराएंगे और एक हल्फिया बयान जमा कराएंगे कि हमने लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है। वो आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रजिस्टर कर देंगे। अगर वो तसल्ली हो जाए उन्हें कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनी है और इस एक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी फुलफिल हो गई हैं। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कोई गड़बड़ है तो आपको डेफिशिएंसी लेटर इशू कर देगा। चाहे तो आप उसके खिलाफ एससीसीपी को शिकायत कर दें, चाहे तो आप डेफिशिएंसी को ठीक करके दोबारा से अप्लाई कर दें। जब वो आपको रजिस्टर करेगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा जिसमें लिखा होगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपनी कौन सी वाली है, पब्लिक है या प्राइवेट है, और कंपनी उन तीन में से कौन सी वाली है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड में से कौन सी वाली है। यहां तक बात समझ आई। इधर कट ऑफ लगाते हैं। हम लोगों ने कंपनी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ लिया। अब मेरे पास एक टॉपिक है जो कि मेमोरेंडम आर्टिकल्स या स्टेटस में चेंज। कैप में आपने मेमोरेंडम आर्टिकल की चेंज पढ़ी थी, या मेरे पास एक नई चेंज की भी बातें हैं। अगर एक प्राइवेट से पब्लिक जा रही है तो क्या करेगी, गारंटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो रही है, अनलिमिटेड से गारंटी लिमिटेड हो रही है, फलाना से फलाना तरफ जा रही है, एसएमसी प्राइवेट बन रही है तो क्या होगा, लिस्टेड अनलिस्टेड हो रही है तो क्या होगा। तो इधर हम एक कंप्रीहेंसिव कंबाइंड प्रोसीजर पढ़ेंगे जो कि ये सारी चेंजेस का बताएगा। लेकिन जब आप थोड़े से और ज्यादा एक्टिव होंगे, अभी हमने आते साथ ही पहले 2 दिनों में भरमार कर दी, अच्छी खासी ब्लॉटिंग कर दी है काफी ज्यादा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इंसानियत के नाम पे ब्रेक लगाते हैं, और जो नए नए आए हैं तो उनको आते साथ ही इतना परेशान करना मुनासिब नहीं है। तो ये हैंडआउट्स आपके पास हैं। इन हैंडआउट्स में बेयर लॉ का रेफरेंस भी दिया हुआ है। फिलहाल इन हैंडआउट्स को आप किताब की रिप्लेसमेंट कंसिडर करें। ये आपके पास किताब है, आप इधर से देख के सॉफ्ट कॉपी में उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक वो गूगल ड्राइव का लिंक अपडेट हो जाएगा जिसमें सॉफ्ट कॉपी किताब से मुराद है बेयर लॉ की किताब की सॉफ्ट कॉपी भी होगी, लेकिन वो पुरानी होगी। वो आपने ज़हन में रखना है, उसको फिलहाल नहीं छेड़ना आपने। वो लिंक के अंदर मैंने डाली हुई है, जैसे ही किताब अपडेट होगी उसी लिंक में मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो हमारी गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो हमारे ग्रुप की डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। जो लोग रजिस्टर हैं, जो रजिस्टर नहीं है वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं ईमेल पे उनको वो लिंक दे सकता हूँ जिसपे सारा डाटा पड़ा हुआ है। डन। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने कैफ की पुरानी बातों को ताज़ा किया और कम से कम हमने पहले हफ्ते एक रनिंग में आ गए। वो नहीं होता मशीन को पहले थोड़ा सा गर्म करते हैं, सर्दियों में जो है ना इंजन को ऑन करते हुए पहले रेशियस देते हैं, तो अब हमने रेशियस दे दी है, अब हम तैयार हो गए हैं, अब हम दोबारा पढ़ाई वाले मोड पे आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट जो 3 दिन होंगे उसमें फिर हम यहाँ से आगे चलते हुए कंपनियों की इससे अगले स्टेप्स की तरफ जाएंगे। वो जो सेकंड पोर्शन ऑफ कंपनीज एक्ट है हम उधर एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। डन। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं।